हाय, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है जो कि आप देख सकते हो BEGC 132 सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चर डाइवर्सिटी। ठीक है, तो गाइज ये जो हमारा बुक है तो ये BA फर्स्ट ईयर की बुक है और इसमें हम लोग इस बुक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो लेसन है, कौन कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए उसका एक हम ओवरव्यू लेंगे और इस पूरे जो भी इसमें लेसन है, जो भी ब्लॉग है, उसको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसमें कितने ब्लॉग मिलेंगे। तो इसमें हमें 4 ब्लॉग मिलेंगे। ठीक है, चारों ब्लॉग को हमें अच्छे से उसमें जो जो टॉपिक है उसको समझना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक को इसमें पढ़ना है। तो फर्स्ट हम लोग आते हैं पहले ब्लॉग में, जो कि हमारा है प्लूरैलिटी एंड कल्चर। ठीक है, यानी कि बहुलता और संस्कृति की विभिन्नता। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। इसमें हमें 4 यूनिट मिलेंगे और चारों यूनिट को हमें करना है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें क्या करना है। तो हमारा ये जो फर्स्ट यूनिट है आप देख सकते हो, प्रोपोजिशन बाय सुजीत मुखर्जी। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है, हमारा फर्स्ट ब्लॉक का इस बुक का। तो हम लोग फर्स्ट इसमें देखते हैं कि हमें इसमें कौन से पॉइंट को पढ़ना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1.2 में अबाउट द एथर सुजीत मुखर्जी के बारे में हमें अच्छे से पूरा इनके लाइफ, इनके वर्क, इनका जो भी योगदान था उसके बारे में अच्छे से, इसका एक अच्छे सा हमें कॉन्सेप्ट को तैयार करना है इस बुक में। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको करना है। फिर नीचे में आप देखोगे यहाँ पर 1.3 में जो है सम एक्सेप्ट फ्रॉम सुजीत मुखर्जी प्रिपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। इनकी लाइफ से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो वैसे तो अगर हम लोग देखते हैं तो सुजीत मुखर्जी जो थे वो इंडियन राइटर थे, ट्रांसलेटर थे, पब्लिशर थे, टीचर थे, क्रिकेटर थे। ठीक है, इतने सारी इनकी क्वालिटीज़ थी। तो इन सारे के ऊपर आप अच्छे से एक डिटेल में इनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हो और आई थिंक आपका ये जो सुजीत मुखर्जी जो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको करना है। अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि है हमारा, इसको आप कर सकते हो, जो कि राइटर इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट आपका एक लेसन है इसमें, तो आप इसको भी करोगे। और गाइस एक और चीज़, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, तो इसे भी आपको करना है। बिकॉज़ ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे बुक से, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ दिया रहता है उसी से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आप पैराग्राफ को अगर पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन पे भी एक बार आप ध्यान दे लोगे, तो इन क्वेश्चन को भी आप एक बार कर लोगे बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर इन सारे बुक्स के क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपका ये बुक ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, तो आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं कि हमें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ एक्टिविटीज़ 5, तो आप इसे भी कर सकते हो। अब हम लोग उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमें कौन सा और नेक्स्ट जो यूनिट रहेगा वो क्या है। तो और इसमें गाइज ये जो पॉइंट है इसको मैंने आपको हर बुक में बताया है कि इसे आपको करना होता है। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो लेटेस्ट सम अप होते हैं। तो ये बुक के जो हम लोग लेसन पढ़ते हैं तो उसमें इसको पूरा अच्छे से समराइज़ करके दिया रहता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इस सारी चीज़ों को दिया रहता है। तो आप इस सब पॉइंट को यूज़ कर सकते हो जो भी आप बुक पढ़ो। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं तो हमारा ये यूनिट भी यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग नीचे आते हैं तो हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो गया। यूनिट में आते हैं जो कि हमारा है द मैड लवर बाय शिशिर कुमार दास। ठीक है, तो शिशिर कुमार दास जी जो थे उनके बारे में आपको जानना है। तो फर्स्ट हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो द मैड लवर ऑफ शिशिर कुमार दास जी जो है, तो मैड लवर यानी कहने का मतलब, देखो किसी चीज़, यहाँ पर मैड लवर बोला गया यानी कि किसी चीज़ के प्रति पूरी तरह से पागल हो जाना। जैसे कि ये अपने काम के प्रति पूरी तरह से पागल थे, यानी कि ये काफ़ी, और इनका अगर हम लोग देखते हैं इनका प्रोफेशनल जो था, तो ये एक पोएट थे, प्ले राइटर थे, स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर के थे। ठीक है, इतनी सारी क्वालिटी इनके अंदर थी, और भी क्वालिटीज़ थी। और ये जो थे अपने पोएम के प्रति अपनी जो असमर्पण थी, अपनी पोइट के थ्रू ईश्वर को अपनी जो पोइट्री में इंक्लूड करते थे और उनको अपनी पूरी तरह से अपने लव को दिखाते थे अपनी पोइट्री में। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आपको करना है। तो सबसे पहले आपको इनके लाइफ के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इनके कौन कौन से वर्क थे,
इनका पूरा एक अच्छा सा आपको ओवरव्यू लेना है कि इनकी लाइफ से रिलेटेड इनके वॉर कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि इसमें आपको करनी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको टिक करके बता रही हूँ। और इन्होंने एक चीज़ और मैं आपको बताऊं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इन्होंने भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से क्लियर से प्रेजेंट किया है, ठीक है। उसमें भी इन्होंने काफ़ी पोएट्रीज लिखी है। तो इन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो जब आप इनकी लाइफ से रिलेटेड यानी कि इनकी आप ऑटोबायोग्राफी जब लिखोगे तब आप इसको यूज़ कर सकते। अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि हमारा है, और ये जो एक्टिविटीज़ है इसे आपको कर लेना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि है हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, हाँ ये वाला जो हमारा है। तो आप ये देख सकते हो गाइज, तो ये जो हमारा है यानी कि इनका जो पोएम यानी कि इनके जो सम कोटेशन दिए गए हैं, तो इनसे भी कोटेशन को देकर इनका मीनिंग समझने को बोला जाता है या फिर लिखने को बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको करना है, जो कि ये वाला जो इनका बहुत ही फेमस है, तो ये वाला जो है इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कर लोगे। और नीचे में आपका ये जो इसका जो मीनिंग है यानी कि इसका जो मतलब होता है उसे बताया गया है, तो आप इसको भी कर लोगे अपने हिसाब से। मतलब आप इसके ऊपर पढ़ लोगे और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। यहाँ पर ये जो लेटेस्ट सम अप दिया है इसे भी आपको करना है। ओके, अब गाइज हम 3 यूनिट में आते हैं जो कि है हमारा, आप देख सकते हो, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट इन मिडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत में भक्ति और जो सूफी मूवमेंट था उसके बारे में आपको जानना है। तो देखो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो सुशील कुमार दास जी जो थे, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था भक्ति और सूफी मूवमेंट पे भी उनका अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो उसी को आगे यहाँ पर समझाया गया है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट था और सूफी मूवमेंट में हमें क्या क्या करना है। तो इसका जो अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसको मैंने समझाया है, जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक था हमारा 131, उस बुक में मैंने बताया था, उसमें पूरा अच्छे से डिटेल में दिया गया है। उसी को यहाँ पर आपको इंग्लिश में करना है, ठीक है। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट जो है इसमें हमें सबसे पहले जानना है कि यह कब से भारत में शुरू हुआ था, इसमें कौन कौन से पोएट थे और इसका टाइम पीरियड वगैरह, और ऊपर से इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो विकासित हुई, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें न्यू आई, इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ इंडिया पे या फिर बाहर जो देश थे वहाँ पर। इन सारी चीज़ों को आपको इसमें करना है, पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो, और इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है भक्ति और सूफी मूवमेंट ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर जो दिया गया है पहला हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारा 3.2 का। तो इसमें आपको करना है कि भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल इंडिया। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर सब कोटेशन भी दिए गए हैं, इसको आपको करना है। फिर हमारा ये जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं इसे भी आपको करना है। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि है हमारा द सूफी मूवमेंट इन इंडिया। तो भक्ति मूवमेंट में जिस तरह से आपने अपने पॉइंट को लिया है, जो पॉइंट आपने यूज़ किया है, सेम ये पॉइंट आपको सूफी मूवमेंट में भी करना है, जो कि इसमें पोइट्स कौन कौन से थे और इसमें कौन कौन सा नया चीज़ आया, इससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या चीज़ें जो थी वो लोगों को चेंजेस हुई, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आपको करना है, तो आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको भी आप लिख सकते हो। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपका ये जो ऑलमोस्ट भक्ति और सूफी मूवमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि है हमारा 3.5 में। तो इसमें आपको क्या करना है, तो ये आप देख सकते हो हेडिंग, बुले शाह द सूफी मिस्टिक एंड पोएट, ठीक है। तो ये जो बुले शाह थे तो ये एक पंजाबी एक फ़िलासफ़र थे, पोएट थे, जो 17वीं सेंचुरी के थे, ठीक है। और इनका पूरा नाम जो था वो शाह अब्दुल्ला शाह कादरी, ठीक है। तो ये जो थे ये बहुत ही फेमस सूफी पोएट थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पोइट्री अपने टाइम में लोगों को दी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको करना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक फ़कीर भी थे, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग में आप देख सकते हो सूफी मिस्टिक, ओके, एंड पोएट, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी जीवनी को आप याद कर सकते हो, ठीक है। और ये जो थे ना, ये शांति का उपदेश देते। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो इनकी लाइफ से रिलेटेड जब आप क्वेश्चंस आंसर लिखोगे उस टाइम। तो इस पॉइंट को
और गाइज नीचे में इनकी पोइट्री दी गई है, इस पोइट्री को आपको करना है बिकॉज ये पोइट्री में भी आ सकती है, इस पोइट्री को आपको करना है। और जैसे कि ये पोइट्री यहाँ पर एक और नीचे पोइट्री दी गई है, इसी पोइट्री को नीचे में, तो ये जो पोइट्री है इसमें आपको नीचे में इसका कॉन्सेप्ट यानी कि इसका मीनिंग समझाया गया है। और यहाँ इस जो पोएम है इसमें ये आस्क करते हैं यानी कि पूछते हैं भगवान से कि हु आई एम, मतलब मैं कौन हूँ। तो इस तरह के इनकी जो स्पिरिचुअलिटी जो क्वेश्चन थे वो भगवान से अक्सर वो पूछा करते थे, ठीक है। तो ये जो पोएम है इसको आप समझ लेना और नीचे में इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसको भी आप एक बार देख लेना। अब हम लोग यूनिट 4 में आते हैं जो कि हमारा हेडिंग आप देख सकते हो, बाउल गान, अक्का महादेवी एंड मीराबाई। तो ये सारे के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो बुल गान होता है वो क्या होता है, बाउल गीत जो होता है या गान जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है। तो ये एक तरह से गीत होता है जो कि पोएट लोग अपनी आत्मा या फिर जो स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती है उसको खोजने के लिए वो लोग गाते हैं, यानी कि मन को संतुष्ट करने के लिए, आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो गीत होता है वो किस टाइप का होता है, इसका बेसिक क्या क्या रूल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, इसके बारे में आपको जानना है ये जो गीत है। अब नीचे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों को हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है कि इंडियन रिलीजियस जो पोइट्री है उसके बारे में आपको करना है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको भी आपको करना है। और उसके बाद हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अच्छे से जानना होगा, और वैसे भी सबको पता होगा इनके बारे में, बट यहाँ पर आप एक बार फिर से पढ़ लेना। और उसके बाद हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो पोइट्री है, जैसे कि हु आर द बाउल, ठीक है, यानी कि बाउल जो होता है वो क्या होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको करना है। अब इसका मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज हम लोग बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और फिर ये जो पॉइंट है हमारा 4.5 में, जो कि बाउल गान जो दिया गया यहाँ पर, इसका पूरा अच्छे से बताया गया है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। फिर यहाँ पर इसका एनालाइज भी किया गया है, इसको भी आप एक बार देख लेना, ओके। अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट, ये भी हमारा एक पॉइंट है जो कि है अक्का महादेवी। अक्का महादेवी जो थी वो एक बहुत ही फेमस पोएट थी, ये शिव जी की पोएट्री करती थी या भक्ति आप बोल सकते हो, ठीक है। इनके बारे में आपको पूरा अच्छे से अगर जानना होगा तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करोगे, इन पे हम एक अच्छा सा सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ही एक फेमस पोएट है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट की। अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि अक्का महादेवी जी का यहाँ पर पोएम दिया गया है, इसे भी आप एक बार देख लोगे। इसमें इन्होंने गॉड से आस्क किया है, ठीक है। तो ये सारी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर देख लेना। पोएम की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है 4.9 में, ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लोगे। 4.10 में हम लोग आते हैं जो कि है मीराबाई। तो मीराबाई के बारे में भी आपको ऑब्वियसली पता हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप इसको ईजिली समझ सकते हो। इनके भी पोएम्स जो दिए गए हैं जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ठीक है, इस तरह की इनकी जो पोइट्री दी गई है, इस लाइन को इस तरह से आता है, उसको आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। तो ये सारे लाइन्स यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप अपने हिसाब से एक बार कर लेना, पढ़ लेना, ओके। अब यहाँ पर ये वही जो इनकी पोएम दी गई है उसका यहाँ पर मतलब समझाया गया है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। और ये जो पॉइंट है लेट अस सम अप, इसको भी आप एक बार देख लेना। अब हम लोग ब्लॉक 2 में आते हैं जो कि हमारा लैंग्वेज पॉलिटिक्स, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। तो इन तीनों लैंग्वेज की जो पॉलिटिक्स थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस यूनिट में, ओके। और स्पेशली इसमें 4 यूनिट दिए गए हैं, ठीक है, तो हम लोग एक एक यूनिट को समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो यूनिट है आप देख सकते हो जो कि हमारा है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि हमें समझना है जो लैंग्वेज की जो नेचर यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। तो उसको तो सबसे पहले इसमें आपको देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें लैंग्वेज के ऊपर बात किया जाए, यानी कि पहले जो था वो हिंदी या फिर उसके पहले कौन सी लैंग्वेज थी, यानी कि अगर हम अपने बातों को किसी के सामने प्रेजेंट करना है या फिर अपनी भावनाओं को, तो हमें एक माध्यम चाहिए होता था, ठीक है। तो इसलिए भाषा का विकास हुआ है, तो आपने भाषा की लैंग्वेज में पढ़ा हो, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट दिया गया है अबाउट द ऑथर अमृत राय, तो ये जो है अमृत राय जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, कवि है, बायोग्राफिकर है, ठीक है।
उर्दू लैंग्वेज में। और ये जो थे मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हो, इनके लाइफ से भी रिलेटेड जो है आप इनको सर्च करके या फिर बुक में भी दिया है, आप उसको जान सकते हो। तो इनके द्वारा हिंदी का विकास कैसे हुआ, ये सब चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको जान लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि हमारा है अंडरस्टैंडिंग हिंदवी, ठीक है। तो हिंदवी का अगर मैं बेसिक आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है हिंदी, जो कि अभी बोला जाता था, लेकिन पहले यानी तो 14वीं सदी में अगर आप इस तरह से इसको समझते हो तो उस टाइम इसे हिंदवी बोला जाता था, ठीक है। और इसका मतलब पहले अगर अभी के टाइम में अगर हम लोग समझे तो इसका मतलब होता है इंडिया, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज से ही रिलेटेड है, हिंदी जो है उसी से, ठीक है। तो इस तरह से है, इसको अगर हम लोग डीपली पढ़ेंगे तब जाके हमें और अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको ऊपर ऊपर थोड़ा सा समझा दे आप इसको, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको करना है, ओके। अब हम लोग आते हैं नीचे, तो इसको आप थोड़ा सा देख लोगे बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला हमारा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, तो खुसराउ एंड हिंदवी। तो अमीर खुसरो जी के बारे में अगर मैं आपको शॉर्टली बोलूँ तो यहाँ पर खुसरो दिया है जी, इनका पूरा नाम है अमीर खुसरो। तो ये जो थे यह एक काफ़ी फेमस जो एक सिंगर थे, या फिर ये एक तरह से गज़ल इनकी बहुत सारी है। और ये जो है वो एक बहुत ही फेमस सूफ़ी पोएट आप बोल सकते हो, या फिर गज़लकार। तो इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है, आगे हम लोग देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लोगे। इसमें स्पेशली इनके गज़ल के बारे में दिया है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और ये भी थोड़ा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लेना, जो कि 1.6 का है हमारा, लैंग्वेज कल्चर एंड पावर, ओके, द केस ऑफ हिंदवी। थोड़ा सा एक बार देख लोगे। अब इसमें हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा खुसराउ यानी कि अमीर खुसराउ जी हैं, तो इनकी जो गज़ल है उसको मे बी जैसे कि उनके गज़ल को कुछ लाइनिंग दे सकती है और उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लेना, ओके। बस यही है इसमें करना है आपको। और लेटेस्ट सम अप जो है उससे आप थोड़ा सा कर लोगे, और अगर आपके पास टाइम होगा तो आप क्वेश्चन को भी कर सकते हो। यूनिट है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम सेकेंड यूनिट में आते हैं, जो कि हमारा है गज़ल बाई अमीर खुसरो एंड हिंदी बाई रघुवीर सहाय। तो गज़ल और पोएम से रिलेटेड इसमें आई थिंक हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा हमें करना है। तो फर्स्ट जो दिया गया है 2.2 में, इसमें आपको करना है ये जो खुसराउ जो हैं द मैन ऑफ लिटरेचर। तो ये जो है ये स्पेशली एक तरह से ये इन्हें भारत का तोता कहा जाता था, जो कि हम लोगों ने पीछे ही बात किया था इनके बारे में कि ये एक पोएट थे और सिंगर थे, और ये अपनी पोएट्री को एक गज़ल के रूप में प्रेजेंट करते थे, ठीक है। और ये जो है वो फ्रांसी और हिंदवी, जो अभी हम लोगों ने पीछे बात किया, उस लैंग्वेज में ये लिखते। तो और बाकी जो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो इनकी जो गज़ल होती है ना, उनमें से कुछ लाइन दिया होता है और उसमें से आपको उसका इंट्रैक्शंस उसकी मीनिंग वगैरह को समझाने को, एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। तो ये इनकी गज़ल दी गई है, आप देख सकते हो। इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है उससे आप एक बार देख लो, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। और उसके बाद आपको 2.4 में ये वाला करना है जो पॉइंट है, खुसराउस पोएम एज अ कॉम्पोजिशन इन द क्लासिकल मोड। तो खुसराउ की जो पोएम है वो एक क्लासिकल मोड में किस तरह से उसे कंपोज किया गया है और लोग उसको कितना ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, इन सब चीज़ों को नीचे बताया गया है। तो इससे आपको करना है। और ये पॉइंट भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा व्यूइंग द पोएम एज अ गज़ल, ठीक है। यानी कि आप जो गज़ल होते हैं उससे आप एक पोएम के रूप में कैसे देख सकते हो, यानी कि उसको अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं गज़ल टाइप में, पोएम टाइप में जो शायरीज़ होती हैं और मोटिवेशन जो थॉट्स होते हैं, वो सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो पहले से ये चीज़ें लोग पसंद करते थे, जाके लोग इसको और ज़्यादा पसंद करें, तो यही सब चीज़ें इसमें दी गई है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा देख लेना है। इसमें स्पेशली क्या है कि इसमें आपको करना है कि 2.7 जो हमारा ये पॉइंट दिया गया है, गज़ल आर्ट फ्रॉम एंड इट्स इंट्रैक्शंस विद सोसाइटी। मतलब ये जो गज़ल है, इसका जो गज़ल की जो कला है, यानी कि गज़ल लिखना भी एक कला होता है, और ये किस तरह से हमारी सोसाइटी को इंट्रैक्शन कर रही है, ये सब चीज़ों को, जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको करना है। जैसे कि कोई भी अगर राइटिंग स्पेशली जो होती है, तो उसमें ना जो राइटर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपने एक्सप्रेशन को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है इसमें, ओके। बस यही इसमें करना है। और ये जो
रघुवीर सहाय यानी कि इनकी जो पोइट्री दी गई है, तो आप पोइट्री को थोड़ा सा एक बार देख लोगे और उसके बाद इसमें जो इंट्रैक्शन दिया गया है उससे आप थोड़ा सा कर लेना। बस यही करना है इसमें आपको। देन ये पॉइंट को आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी। हाँ, ये वाला हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो कि हमारा 2.10 का है, अ कॉमेंट ऑन हिंदी विथ क्वेश्चंस राइज अबाउट इट। यानी कि देखो, जब हिंदी का विकास, यानी कि हिंदी एक लैंग्वेज थी और पहले ये नहीं थी, यानी कि कुछ मतलब इसी से रिलेटेड था, बट पूरा एक्चुअली हिंदी नहीं था। जैसे कि संस्कृति हो गई, सब मिक्सिंग जो भाषाएं होती है, ठीक है। तो जब हिंदी का उदय हुआ तो उस टाइम जो क्वेश्चंस, यानी कि जब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया, जैसे कि कौन से लैंग्वेज को रखा जाए, ये सब चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स हुई वो सबको दिया गया है। तो उसे एक बार आप देख लेना। ओके, बस यही है, बस हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। हम लोग 3 यूनिट में आते हैं, जिसमें हमें देख लेते हैं हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ये जो 3.2 का है, इसे आपको करना है M.K. नायक, ठीक है। तो इसमें जो इशू है लैंग्वेज की, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं अगर इनका नाम बताऊं आपको, M.K. नायक जो है, तो इनका पूरा नाम है मधुकर कृष्णा नायक, तो ये इनका पूरा नाम है। और ये एक बहुत ही फेमस, तो ये इंग्लिश राइटर है, ठीक है। और इन्हें भारत में इंग्लिश राइटर का साहित्यकार माना जाता है। और इनकी जीवनी को थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, बस यही है। और ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा आप इसको कर लेना। ओके, और ये वाला जो है सोशल लाइफ एंड लैंग्वेज, इसको भी आप थोड़ा सा देख लोगे। ओके, हाँ, ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कि है हमारा, इसको हम लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो 3.3 का है राजा राव एंड इंडियन इंग्लिश, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राजा राव है, यह एक इंडियन अमेरिकन इंग्लिश राइटर है, ठीक है। ये स्टोरी वगैरह लिखते हैं, और ये जो है मतलब इंग्लिश का कैसे इन्होंने इंडिया में लाया, या फिर चीज़ों को किस तरह से लोगों तक पहुंचा, ये सब चीज़ों को दिया गया है। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लोगे। ये 1 या 2 पॉइंट जो दिए गए हैं, इसे ही इस यूनिट में करना है, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम यूनिट 4 में आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है मदर टंग बाय पद्मा सचदेव एंड पैसेज टू अमेरिका बाय के अयप्पा पनिकर, ठीक है। तो ये 2 राइटर हैं जिनके बारे में अब हमें जानना है। तो इसमें हमें क्या क्या करना है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ये जो पॉइंट दिया गया है 4.2 का, तो इसमें आपको करना है, ये जो राइटर है जिनका नाम है पद्मा सचदेव, ठीक है। तो ये एक वुमेन राइटर है, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये एक इंडियन पोएट है और नोवेलिस्ट भी है, ठीक है। इनकी जो पोएट्री है, तो ये फर्स्ट इंडियन ऐसी वुमेन है जो कि टोगरी एक लैंग्वेज होता है जिसमें ये लिखती है। और ये इनका पोएम दिया गया है, जो कि है मदर टंग। इसमें इस पोएम को आप देख लो, और इसमें आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना है, इस पोएम का मतलब क्या होता है। इसमें इसलिए 2 पोएम दी गई है जिसके ऊपर आपको बात करनी है, बस यही इसमें करना है। अब हम लोग नीचे आते हैं, जो कि हमारे अगले जो पोएट है, ठीक है। तो ये अब हम लोग आते हैं 4.4 में, जो कि राइटर का नाम देख सकते हो, डॉक्टर अयप्पा पनिकर, ठीक है। तो ये जो है, ये एक मलयालम पोएट है और केरल से बिलोंग करते, और ये जो है, इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है साहित्य अकेडमी में। यह एक इंग्लिश राइटर है, ठीक है। तो और इनकी जो पोएम है उसको आपको थोड़ा सा करना है, जो कि पोएम का नाम आप देख सकते हो, पैसेज टू अमेरिका, ठीक है। तो ये इनकी पोएम है, तो इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, उसे आप एक बार देख लेना। ओके, बस यही 2 राइटर के बारे में इसमें आपको करना है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप दोनों राइटर की थोड़ी सी जीवनी देख लोगे, और इनकी जो पोएम है उसे आप थोड़ा सा देख लोगे, बस। तो अब हम तीसरे ब्लॉक में आते हैं। तो इसमें भी हमें 4 यूनिट मिलेंगे, तो हम लोग एक एक यूनिट पे बात कर लेते हैं कि हमें कौन कौन सा टॉपिक को इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट है, जो कि है दलित वॉइस, ठीक है। तो दलित, अगर हम लोग इसको एक लाइन में अगर समझते हैं, तो दलित यानी कि जो अनटचेबल जो पीपल होते हैं, आई मीन जैसे कि जो छोटे जात के जो लोग होते हैं। तो पहले ऐसे बहुत सारे रूल थे ना, कि छोटे जात के जो लोग होते थे उनको छुआ नहीं जाता था, मतलब बहुत सारे रूल उन पे था कि उन्हें बहुत लोग गंदे नज़र से देखते थे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी ना, उसी के ऊपर इस टॉपिक में, यानी कि इस यूनिट में या फिर इस ब्लॉक में पूरा बताया गया है। हम लोग एक एक करके समझते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो कि हमारा है 1.2 का। तो इसमें हमें क्या करना है, तो है एलियन जेलियर, ठीक है। तो ये जो है, ये यूएस की एक बहुत ही फेमस
राइटर बोल सकते हो आप, या फिर एक कॉलेज की एक प्रोफेसर है। और इन्होंने ये जो दलित जो साहित्य है, यानी कि जो अनटचेबल जो पीपल है, इनके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी की है, काफ़ी डीपली इन्होंने स्टडी की है इस पर, और इन्होंने इस पर बुक वगैरह आर्टिकल भी लिखा है। तो इनके थ्रू जो दलित जो लिटरेचर है, इसका बैकग्राउंड जो था उसके बारे में आपको लिखना है, यानी कि दलित लिटरेचर के बारे में अच्छे से आपको जानना है। फिर ये जो राइटर है एलियर जेलियट, ठीक है, तो इनके बारे में आपको करना है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमें आगे कौन सा टॉपिक इस पर करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो हमारा है, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। तो ये है हमारा 1.3 का। तो इसमें आपको करना है व्हाट इज़ दलित लिटरेचर। ओके, तो स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो दलित जो लिटरेचर होते हैं, यानी कि जो छोटे जात के जो लोग होते हैं ना, तो उन्हीं के ऊपर जो लिटरेचर होता था, यानी कि उनसे जुड़ी जो भी बातें होती थी उसी के ऊपर आपको करना है। तो बस यही पॉइंट आपको इसमें करना है। और उसके बाद हम लोग, ये पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर जी, ठीक है। तो ये जो है, तो ये भी जो थे एक आंदोलन शुरू किए थे, क्योंकि ये भी जो थे छोटे जात से ही आते हैं और ये चाहते थे कि लोगों को सबको समान अधिकार हो। तो इन्होंने बहुत सारे फाइट किए, बहुत सारे मूवमेंट किए, ठीक है। तो इसके थ्रू, यानी कि इनकी जो लिटरेरी की जो जर्नी थी उसमें भी आपको जानना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको करना है। ओके, अब हम लोग नीचे आते हैं कि आगे क्या करना है हमें इसमें। तो आई थिंक बस यही 2-3 पॉइंट इसमें करने हैं, बस ये हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसमें 2 ही टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है जिससे आपको करना है, बाकी को आप थोड़ा मोड़ा पढ़ोगे तो चलेगा, बट ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब 2 में आते हैं जो कि हमारा है दलित वॉइस पोइट्री, ठीक है। तो दलित जो वॉइस पोइट्री है, तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक को करना है इसे कर लेते हैं, और इसे थोड़ा जल्दी हम लोग करते हैं बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि जो दलित पोएट्री है वो क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट कर लोगे, और उसके बाद इसमें आपका जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ये वाला हमारा इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2.2 का है। तो इसे आपको करना है द दलित पैथन मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट हुआ था, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, और ये जो दलित पोएट्री मूवमेंट था, ये दोनों के बारे में आप थोड़ा सा अच्छा से डीपली कर लोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाए। अब हम लोग नीचे आते हैं जो कि हमारा 2.2 का है, जो कि दलित वुमेन राइटर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लोगे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो पोएम्स दी गई हैं, तो उसका आप 1-2 पोएम दिया गया है, जैसे कि ये वाला हमारा 2.3 का जो पोएम है, इसे भी आप थोड़ा सा कर लोगे बिकॉज ये जस्ट पोएम दिया गया है। इससे आपको, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे आपको करने को बोले जाएगा, तो इसे आप कर लोगे। ये पोएम हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं आगे, बिकॉज ये हम लोग बुक का बस रिव्यू एक तरह से ले रहे हैं। ये भी हमारा एक जो पोएम है, ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जो कि 2.4 का है, NT राजकुमार अनटाइटल्ड पोएम्स, ठीक है। तो ये जो पोएम है, तो ये इनके द्वारा, यानी कि इसके राइटर जो है वो राजकुमार है, ठीक है। और इनका अगर थोड़ा सा बायोग्राफी देखोगे तो आप देख सकते हो, और अदरवाइज़ इनकी जो पोएम है उसे आप थोड़ा सा कर लेना। ओके, बस यही है इस यूनिट में, और देन हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया। ओके, और ये जो गॉड इनकी जो पोएम है, इसे भी आप एक बार देख लोगे, बिकॉज स्पेशली इसमें पोएम वगैरह ही ज़्यादा आएंगे जिसका आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ओके, राइटर वगैरह के बारे में थोड़ा सा आप देख लोगे तो ऑलमोस्ट आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। तो अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 में, जो कि हमारा है लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, बस एक ही टॉपिक को आपको करना है, जो कि हमारा है 3.2 का। ओके, तो 3.2 में आपका ये जो राइटर है इनके बारे में और इनकी राइटिंग के बारे में आपको बस जानना है, जो कि तिलोत्तमा मिश्रा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट की राइटर है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बस जानना है और इनकी राइटिंग क्या, बस यही इसमें करना है आपको। अब गाइज हम यूनिट 4 में आते हैं, जो कि हमारा है लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया पोइट्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट की जो पोइट्री है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैं आपको ज़्यादा नहीं, बस नॉर्थ ईस्ट की पोइट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, और उसके बाद इसमें 2 पोएम को आपको करना है, जो कि हमारा ये वाला है फर्स्ट हमारा 4.2 का, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो पोएम दिया गया है हिजान हिराउट, पोएम को आपको रीड करना है, और उसके बाद इसमें आपको जो इसका इंटरप्रिटेशन है उसे आपको करना है। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा 4.3 में द कलर्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो इस पोएम को आपको करना है, बस इसमें आपको 2 ही पोएम करने हैं, बस आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट ब्लॉग में आते हैं, जो कि हमारा चौथा ब्लॉग है इस बुक का। इसमें भी हमें 4 टॉपिक मिलेंगे।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसमें कौन कौन से और टॉपिक पे बात करनी है। तो स्पेशली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 राइटर के बारे में आपको करना है अच्छे से, जो कि फर्स्ट हमारी आप देख सकते हो यहाँ पर 1.2 में दिया गया है, ये चंद्रावती, ठीक है, ये एक राइटर है और ये एक मेडिवल टाइम की एक बंगाली राइटर है। अब इनके बारे में आप पढ़ोगे तो आगे पता चलेगा कि और इनकी लाइफ से रिलेटेड इनके वर्क क्या थे, ये सब चीज़ों के बारे में। और ये एक और पॉइंट है, इसे आपको करना है, ठीक है, जो कि 1.3 का है। ये जो राइटर है ये भी एक वुमेन राइटर है, ओके, नवनीता देवसेन, ठीक है। तो ये भी एक इंडियन राइटर है और इनका भी लिटरेरी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान है, तो इनके बारे में भी आप कर लोगे। तो इस यूनिट में बस आपको इन्हीं दोनों के बारे में करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें, ओके। हम लोग सेकेंड यूनिट में आते हैं, जो कि है हमारा लक्ष्मी कन्ना एंड इंदिरा सन, इनकी पोएट्री और इनके बारे में जस्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस यूनिट में भी आपको 2 जन के बारे में ही करना है, ये भी दोनों काफ़ी फेमस राइटर है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी जो ये है, इनके बारे में आपको पूरा अच्छे से करना है। तो ये जो है ये एक तमिल फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये जो है इंडियन पोएट है, नोवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी है। क्योंकि ये जो है इनकी जब इनके टाइम का जो माहौल था ना, उस टाइम जो लड़कियों को अधिकतर सपोर्ट नहीं मिलता था एजुकेशन को लेकर और भी बाकी जो क्षेत्र थे उसमें, तो इन्होंने उस पर अपनी पोएट्रीज को एक्सप्रेस किया है और अपना एक अच्छा खासा योगदान दिया है लिटरेरी के क्षेत्र में। और ये जो हेडिंग दिया गया है ना, रक्षा सुंदरी, ठीक है, तो ये इनकी एक तरह से ये भी एक वुमेन राइटर थी, बट इनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी। इस तरह से आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, बस यही करना है। और ये जो पोएम है, ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको करना है इसमें, ओके, जो कि है डोंट वॉश। जो पोएम है इन्होंने यानी लक्ष्मी कन्ना जी ने लिखा है। इनकी जो फ्रेंड है, इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने इस पोएम को लिखा है। यहाँ पर इसकी मीनिंग यानी कि ये जो पोएम है इसका मतलब यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको यहाँ पर देख लो, बस यही करना है इसमें। और एक और पोएट है, इनके बारे में बस आपको इस यूनिट में करना है, जो कि 2.5 में है, इंदिरा सन, तो इनके बारे में आपको करना है। तो 2.5 में जो इंदिरा संत है, अब इनके बारे में यानी कि इस यूनिट में आपको 2 पोएट के बारे में करना है, जो कि वुमेन राइटर और ये जो है ये एक मराठी फैमिली से बिलोंग करती है और ये इसी लैंग्वेज में लिखती भी है। और इन्होंने जो वुमेन की जो प्रॉब्लम्स है उसको एक तरह से अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी राइटिंग है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और इनकी जो पोएम है आप देख सकते हो यहाँ पर 2.6 में दिया गया है, हर ड्रीम्स, तो ये इनकी पोएम है और यहाँ पर इसका मतलब समझाया गया है, इसको देख लेना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारा इसमें टॉपिक, ओके। और सॉरी गाइज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बिकॉज आवाज़ पीछे से आ रहा है उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो बस इसमें आपको यही 2 पॉइंट को यानी कि 2 टॉपिक है उसे आपको करना है बस। अब हम लोग यूनिट 3 में आते हैं। तो यूनिट 3 में आपको ये जो पोएट दिख रही है, बस इसमें आपको एक ही पोएट के बारे में करना है, जो कि है नसीम सफ़ीर। तो ये एक जो है कश्मीरी लैंग्वेज की पोएट है। ये कश्मीर के जो अशांत माहौल है या फिर जो वुमेन की जो प्रॉब्लम्स है, उनको किस तरह से जो अधिकार नहीं मिलते, उन पे इनकी राइटिंग है। बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखी है और नीचे में इनका पोएम दिया गया है। तो इस पोएम को अच्छे से यहाँ पर आपको समझाया गया है, आप इसको देख लो। नेदर अ शैडो नॉन अफेक्शन की पोएम है और इसका मतलब होगा ना तो छाया और ना ही प्रतिबिंब की पोएम है। और इस पोएम पे लोगों ने काफ़ी क्रिटिज्म भी किए हैं, उसको आप थोड़ा सा देख लोगे, बस यही इसमें आपको करने हैं। और ये जो एक्टिविटीज़ है गाइज, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप इसको कर लोगे तो आपका बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ये आप इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है। इसको अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको यूज़ कर लोगे, ओके। अब गाइज हम लास्ट यूनिट जो हमारा चौथा है इस बुक का यानी कि ब्लॉक 4 का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कर लोगे, जो कि 4.2 का है, ठीक है। तो ये भी एक राइटर है, जो कि है पुधुमोपीथन, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख लेना। तो बस इन्हीं के बारे में आपको करना है, देन आपका ये जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो गाइज बस इसमें 4 ब्लॉक थे, जिनके जो भी यूनिट थे हम लोगों ने बस उसका ओवरव्यू आप बोल सकते हो उसको लिया। अब अगर आपको इस पे अच्छे से पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से एक एक टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना पड़ेगा। ये हम लोगों ने बस एक बुक का रिव्यू लिया कि कौन कौन से टॉपिक को हमें करना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और वीडियो में कुछ बाहर जो नॉइज़ हो रहे हो तो उसके लिए सॉरी, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और आगे आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करोगे, ओके। तब तक के लिए बाय।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।